हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेके आ गए मैं आपके लिए आपका आज का एनडीए का हिस्ट्री का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले हम देखेंगे आज के आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली हम देखेंगे आपके आज से 1857 का रिवॉल्ट अगर आज खत्म हो गया तो ठीक है, वरना कल भी इसे कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक और आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये दो टॉपिक्स में सोच के आपको आज करवाने हैं, जल्दी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई देरी की बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जैसे करवाएं बहुत अच्छे से करें, ताकि आपको आने वाले एग्जाम से कोई भी दिक्कत ना हो, दिक्कत परेशानी नहीं हो। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं आपका अच्छा लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले तो यार आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल बेस्ट चैनल है डिफेंस के लिए यूट्यूब पे, और आपको कंटेंट वाइज इससे अच्छा कोई चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने डिफेंस एग्जाम दिया है। तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है, सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ क्लासेस मिल जाएंगी। आज ही इसे सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए सभी एग्जाम्स के लिए डेली लाइव टेस्ट चैनल पर जाइए, आज ही इसको सब्सक्राइब करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे करना है। मैं 6:30 यहाँ पे मंडे टू थर्सडे यहाँ पे टेस्ट लेता हूँ, ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा। 6:30 आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे आपको इम्प्रूव करना है, टेस्ट में ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करनी है, मैं आपको सब ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए, अगर आप अभी तक आपने डिफेंस के मामले के बाद ज्वाइन नहीं करा और आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, देखिए एक एस्पिरेंट होता है और एक सीरियस एस्पिरेंट होता है। सीरियस होता है जो एक ही बारे में पेपर निकाल के अपना कमीशन ऑफिसर बनना चाहता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट की कैटेगरी से, तो मैं कहूँगा प्लीज़ इस बात को ज्वाइन करिए। अभी भी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। 9555092179 पे आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करना है। आपको या तो कोड यूज़ करेंगे वाईफाई डिफेंस, आपको 10% का डिस्काउंट प्लस पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और अगर आप प्रणव 10 का कोड भी यूज़ करते हैं, इफ़ यू यूज़ कोड प्रणव 10, तब भी आपको 10% का डिस्काउंट ऑफ पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। तो देर किस बात के, आज से ज्वाइन करें। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं। देखिए CDS, AFCAT और CAPF का एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 3 एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। यू कैन स्टडी फॉर 3 इन 1। तो और यहाँ पे आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू बहुत है दोनों इसमें, और बहुत अच्छे से आपका सिलेबस करवाया जाएगा इसमें। और कॉस्ट भी बहुत कम है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार ₹20 पर डे में अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है, जिसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू, CDS, AFCAT और CAPF तीनों का GK का लेवल सेम है, मैथ्स वाले का फुल का हो सकता है, इंग्लिश का लेवल सेम है, तो कौन कहेगा कि सर आप पागल बना रहे हो? नहीं, पागल नहीं बना रहा हूँ सच्ची में। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं। और आपको इस पर कोड लगाना है प्रणव 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको कोड लगाना है इस पर प्रणव 10। ओके, तो देखिए अन अकेडमी के फायदे क्या, हम घर बैठे बैठे लर्न फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ होम, घर बैठे बैठे पढ़ो, अनलिमिटेड एक्सेस है और सारे कोर्सेज के लिए टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एग्जॉस्टिव कवरेज है आपकी सारी सिलेबस के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है आपका रेगुलर, और लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़े यार और अपना डिफेंस की जर्नी को पूरा करिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके यार टाइमलाइन देखेंगे। ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैंने उस पर भेज दिया, जो हमारा एनडीए का जीके का फॉर ऑल करके जो ग्रुप है, मैंने उस पर भेज दिया। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को 9555092179 पे व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे सर आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, या आप ऐसे लिख के भी देंगे सर माय नेम इज दिस एनडीए यूट्यूब, प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूँगा, बस में ऐड हो सकते हैं। देखिए टाइमलाइन पढ़ते हैं मॉडर्न एरा का। सबसे पहले होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जैसे ब्रिटिश से सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, ये पहला इवेंट होता है। फिर होता है आपका 1760 का बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश, ये 1760 और कहीं पे आपको 1761 भी दिखेगा। इसमें ब्रिटिशर्स फ्रेंच को हरा देते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है आपका 1761 में, इसमें मराठास वर्सेस आदिल शाह होता है, वो उसको हरा देते हैं। 1764 में होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश आपके मीर कासिम को हरा देते हैं। ठीक है, 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। 1767 टू 1769 होता है आपका पहला मैसूर का युद्ध। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या आपके गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में आती है आपकी रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे आपको ब्रिटिशर्स ने पास करा, तो मैंने आपको पॉलिटी में पूरी पढ़ाई है, सारी एक्ट्स आप इसे पॉलिटी में रेफर जाके कर सकते हैं। 1775 से लेकर 1782 तक होता है आपका पहला एंग्लो मराठा वॉर। 1780 से लेकर 1784 तक होता है आपका सेकेंड मैसूर वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स आपके हैदर अली को हरा देते हैं। 1784 में आती है आपके पिट्स इंडिया एक्ट, मैं फिर बोलूँगा आप जाके इसे पॉलिटी में देखिए। 1790 से लेकर 1792 तक होता है आपका तीसरा मैसूर का युद्ध बिटवीन
ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान। 1793 में आता है आपका परमानेंट सेटलमेंट। इसमें आप डायरेक्टली जो आपके सेटलर्स हैं, जो आपके पीजेंट सबसे डीलिंग कर लेंगे, तुम इतना मेरे को टैक्स दोगे भले ही तुम्हारी प्रोडक्शन हो या ना हो। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कम टैक्स से तो अच्छा है, लेकिन कम प्रोडक्शन होगी और वो टैक्स उससे ज़्यादा प्रोडक्शन थे तो फिर खतरे की घंटी थी। तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट भी एक कारण था कि आपका 1857 का युद्ध हुआ। फिर 1799 में होता है आपका फोर्थ मैसूर का वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स आपके टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। 1802 में होता है आपका ट्रीटी ऑफ बेसेन। 1803 से लेकर 1805 तक चलता है आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। 1814 से लेकर 18 तक 1600 चलता है आपका पहला और आखिरी आपको एंग्लो गोर का युद्ध। 1817 से लेकर 1818 तक चलता है आपका पिंडारी का युद्ध। 1824 से लेकर 1826 तक चलता है आपका पहला बर्मीज का युद्ध। 1829 में होती है प्रोहिबिशन ऑफ सती, सती की प्रोहिबिशन होती है, सती गेट्स प्रोहिबिटेड। 1831 में मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया जाता है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। 1833 में होता है आपका रीन्यूअल ऑफ कंपनी चार्टर या आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 में होता है आपका एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी थ्रू आउट दी ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, स्लेवरी खत्म हो जाती है। 1838 में होता है आपका ट्राई पार्टी ट्रीटी, मतलब 3 पार्टियों के बीच में ट्रीटी होती है। एक होता है आपका शाहशुजा जो कि उस टाइम पे मुगल बादशाह होते हैं, रंजीत सिंह जो कि पंजाब के रूलर, और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1839 से लेकर 1842 तक होता है आपका अफगान और इसमें हमने फॉरवर्ड पॉलिसी बाय लॉर्ड ऑकलैंड देखी थी। 1843 में होता है आपका पहला ग्वालियर का युद्ध। ठीक है, 1845 से लेकर 1840 तक होता है आपका पहला एंग्लो सिख वॉर। 1848 से लेकर नहीं, हाँ, 1848 में लॉर्ड डलहौसी बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1848 से लेकर 1849 तक होता है आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। 1852 में होता है आपका सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। 1853 में होता है आपका रेलवे एंड टेलीग्राफ लाइन को इंट्रोड्यूस करा जाता है। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस होता है, जिसे हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। 1857 में फिर से आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857। 1858 में ब्रिटिश क्राउन इंडियन गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेता है। फिर आपका क्या आता है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको भी मैंने करवाया था, उसको जाके देख सकते हैं पॉलिटी में। ठीक है, अब ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये पूरी जो लिस्ट है मिल जाएगी, उसमें मैं पहले ही भेज चुका हूँ लेक्चर से पहले। ओके, तो आप उसको ज्वाइन करिए और फिर आप किसी बच्चे से मांग लेंगे, आपको शेयर कर देगा। ओके, 1857 1878 क्वीन ऑफ इंग्लैंड को हम एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाने लग जाते हैं। 1878 में आती है क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब कोई भी प्रेस बिना ब्रिटिशर से पूछे कुछ भी छाप नहीं सकती। 1881 में आता है आपका फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड लेबर के एबॉलिशमेंट के लिए। 1885 में पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट होती है। 1897 में होता है आपका प्लेग इन बॉम्बे और आपका फेमाइन कमीशन आती है आपकी। 1899 में लॉर्ड कर्जन आपके गवर्नर जनरल बनते हैं और आपके वाइसरॉय बनते हैं। 1905 में होता है आपका पहला बंगाल का बंटवारा। 1906 में होती है आपकी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन। 1911 में बंगाल के पार्टीशन को मॉडिफाई करा जाता है, जिससे प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल निकाला जाता है, उड़ीसा अलग कर दी जाती है और बिहार भी अलग कर दिया जाता है। 1912 में होता है आपका इंपीरियल कैपिटल आपकी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है, क्योंकि हम दिल्ली दरबार के बाद 1913 में आपका एजुकेशन रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है। 1915 में होता है आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1916 में होम रूल लीग फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी होती है आपकी पूना में। 1919 में आपको होता है आपका राउलट एक्ट आता है, जो आपके प्रोटेस्ट को बढ़ावा देता है, फिर इससे आपका जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। 1920 में होता है आपका खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। 1921 में आपका मोपला मुस्लिम रिबेलियन इन मालाबार और आपका सेंसस ऑफ इंडिया भी होता है। 1922 में होता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या चौड़ा चौड़ी वायलेंस। 1925 में होता है आपका रिफॉर्म्स इंक्वायरी या कमेटी रिपोर्ट आती है। 1927 में इंडियन नेवी एक्ट साइमन कमीशन अपॉइंट होती है। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आती है, बॉयकॉट बाय ऑल पार्टीज, मतलब साइमन गो बैक के नारे लगते हैं यहाँ पे। या आपको हिस्ट्री रिवाइज करने में ये जो मतलब टाइम लाइन है बहुत हेल्प करने वाली है, तो इसलिए अच्छे से इसको कर लेना।
एक दो बार देखेगा अपने आप इवेंट्स याद हो जाएंगे, फिर तो यार उसके इवेंट्स के बीच में अपने आप भरने लग जाओगे। 1929 में लॉर्ड अर्विन प्रॉमिस करते हैं कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देंगे और ट्रेड यूनियन का स्प्लिट हो जाता है। 1930 में होता है आपका सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम आपका CDM भी कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आपका पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें फिर गांधी अर्बन पार्ट होता है, उससे पहले फिर जाते हैं उस पर करने गांधी जी, और वहाँ से निराश होकर लौटते हैं और आते हुए बोल देते हैं कि इट्स अ फेलियर, और फिर हर जगह फैल जाता है कि ये फेलियर है, और आते ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर यहाँ पे आपका रैम से मैकडोनल्ड का वार्ड आता है कि जिसमें सबको स्पेक्टेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, दलित्स को भी और हिंदूज में भी बंटवारा कर दिया जाएगा। इससे फिर नाखुश होकर गांधी जी आपके अनशन पे चले जाते हैं, भूख हड़ताल पे, पूना जेल में आते हैं, पूना जेल में होते हैं, फिर वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर मिलने आते हैं, फिर उसके बाद पूना का पैक्ट होता है। अन्य अगर आपको इसके बाद जानना है कि पूना पैक्ट क्या आता है, आप मेरी पॉलिटिकल लेक्चर फॉलो करें। 1934 में फिर आपका होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि बिहार का अर्थक्वेक आ जाता है, सबको कहा जाता है सारे कांग्रेस वर्कर्स को कि जाके बिहार वालों की मदद करो। 1937 में होता है आपका इनॉग्रेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, छूट दी जाती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। 1939 में पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाता है इंडिया में, और कांग्रेस के मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग वाले मान नहीं रहे होते हैं। 1942 में आता है आपका क्रिस्प मिशन। 1942 में फिर होता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट कि अब तुम्हारे बस की नहीं है, क्विट कर दो। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाती है, जिसके ऊपर एक सीरीज भी है अमेजोन पे, द फॉरगॉटन आर्मी। 1944 में गांधी जिन्ना टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्योंकि जिन्ना जाते थे पाकिस्तान, क्योंकि वो कहते थे इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट ओनली टू कम्युनिटी बट दैट सेपरेट कंट्रीज। 1946 में इंडियन नेवी की म्यूटिनी होती है, ठीक है, बॉम्बे पोर्ट पे आग की तरह फैल जाती है हर जगह। 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। 1946 में आपके फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट होती है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आता है जो इंडिया का बंटवारा कर देगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाता है, और 15 अगस्त 1947 का पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाता है और आपका इंडिपेंडेंस मिल जाता है हिंदुस्तान को। ओके, तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो एक टॉपिक जो हमने लाइक जो टाइम लाइन है वो हमने कर ली है। आप चाहेंगे तो मैं कल से फिर एक मतलब लेक्चर स्टार्ट होगा, मैं कल से काम करूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 10-15 मिनट पहले मैं फिर से एक बार इसे रिवाइज़ कर लूँगा, आपको करवा दूंगा जिससे आपको जल्दी रिवाइज हो जाए। ये मैंने ग्रुप पे भेज दी है। आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो आप मेरे को प्लीज़ 9555092179 पे कॉल व्हाट्सअप SMS करना। आप कॉल मत करना, व्हाट्सअप ही करना अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और फिर आप टाइमलाइन और मॉडर्न एरा मेरे से ले लेना, ठीक है। ओके, अब करते हैं शुरू आपका द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, पहली बात जो हमारे को पढ़ना है उसमें क्या है, मैं इसमें दो तरीके के नोट्स लेके आया हूँ। ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, लेकिन वैसे दो तरीके के नोट्स लेके आया, एक तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है पूरे नोट्स, और एक जो नोट्स हैं वो आपके क्या हैं कि मैं क्विक रिवीजन के टाइप पे लेके आया हूँ। आई हैव कम विद द नोट्स लाइक आपका क्विक रिवीजन टाइप का, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका क्विक ग्लांस, फिर से जो सारे ऊपर टॉपिक लेके तो उसका एक क्विक समरी, और समरी के बाद मैं यहाँ पे लेके आया आपके लिए जो जगहें जहाँ पे हुए थे रिवॉल्ट, और उन जगहों पे कौन कौन आपके रूलर्स है, लीडर्स है जिन्होंने रिवॉल्ट को करा था कंट्रोल। शुरू करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एक्चुअली पहले सिपाहीज मतलब सिपाही या सोल्जर्स का रिवॉल्ट था, लेकिन इसने फिर सारी पार्टिसिपेशन सिक्योर कर ली सारी मास्टर्स की। VD सावरकर ने इसे कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये पहला वॉर है ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए पहला युद्ध है, पहला युद्ध है ये इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। डॉक्टर एसन सेन ने कहा कि ये हैविंग बिगन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ये शुरू तो हुआ था आपके युद्ध के एक धर्म युद्ध की तरह, लेकिन ख़त्म होते होते ये देश का युद्ध हो गया। ओके, अगला डॉक्टर आसिम मुर्तुजा ने कहा कि इट इज़ नॉट फर्स्ट
नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज में तुमने नहीं देखा कि ना तो ये पहला युद्ध था इंडिपेंडेंस के लिए, ना ये एक नेशनल युद्ध था, ना ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। और एज फॉर सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये एक तरीके का बस एक पीजेंट सिपाही म्यूनिटी था, मतलब किसान और सिपाहियों की म्यूटिनी था। ठीक है, जवान और किसान की म्यूटिनी थी, या उनका एक षड्यंत्र था बस हमारे को बदनाम करने के। कॉजेज क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। पहली बात इकोनॉमिक कॉजेज देखेंगे। हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट, जैसे हम आपका परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, वो सिस्टम। फिर हर जगह जगह पे रेवेन्यू सेटलमेंट था, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, बाढ़ आ रही है, होगा नहीं है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू लेना, माफ़ नहीं करना। उसके बाद हैवी टैक्सेशन था, टैक्सेस बहुत हैवी थे। ठीक है, और इससे पीजेंट्स को लोन पे जाना पड़ता था मनी लेंडर से। मनी लेंडर आपको पता है कैसे होते थे, मतलब 1 रुपये दे रहे हैं तो उसमें 100 टका ब्याज लेंगे। ब्रिटिश पॉलिसी थी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज कर रहा था, और इंडिया को हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। जब आप एक इंडिया की मेन इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे तो फिर कैसे होगा। और इससे मॉडर्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई। ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस एक्सेसिव थी ज़मींदार के हेल्प काम में। ज़मींदार को कहते थे नहीं तुम करो करो करो। ज़मींदार थोड़ा अगर दिलदार भी है तो उसको भी करना पड़ेगा प्रेशर में, जिससे ज़मींदार का स्टेटस भी छिन गया उनसे। जो काम नहीं करता उसे हटा के किसी और को लगा दिया जाता था। पॉलिटिकल कॉजेज क्या आते हैं आपके, सब्सिडरी अलायंस। ये आपको पता होगा कि अगर किसी राजा महाराजा का सपुत्र नहीं है, कोई आगे आने वाला वंश का नहीं है, तो उसका जो किंगडम था वो आपका ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये लॉर्ड वेल्सली की पॉलिसी थी कि नहीं, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। सब्सिडी अलायंस था कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट उस प्रोटेक्शन के लिए आपको हमारे को पैसे देने होंगे। लाइक मेरा किंगडम है, मेरे पास ब्रिटिशर्स आएंगे, बोलेंगे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और आपको प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि हम कह रहे हैं, कोई आपकी चलेगी नहीं। देखो कैसी बात, मतलब हम कह रहे हैं तो इसलिए आपको लेनी पड़ेगी, कोई चलेगी नहीं आपके, आपके है नहीं, बस के नहीं है। तो उसके लिए आपको हमारे को पैसे देने पड़ेंगे। और प्लस हमारे सैनिक हमारे यहाँ रुकेंगे, आपके यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो आपके खर्चे पे रुकेंगे। तो वही बात होगी ना यार कि हमारे को चाहिए भी नहीं, फिर भी आप दे रहे हो। जैसे आप कहो कि सर नहीं मेरे को हिस्ट्री आती है, लेकिन मैं फिर भी आपको कूट कूट के हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो वो गलत है। और ये सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी पूछ लेते हैं कौन लेकर आता था, लॉर्ड वेल्सली। फिर आती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये क्या है आपका, लॉर्ड डलहौजी की, कि मेरा कोई वंश नहीं आगे जाने के लिए मेरे किंगडम का, तो मेरा किंगडम सीधा ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा, जो कि बहुत गलत था। अब रानी लक्ष्मीबाई का अगर आपको केस बताओ, उनका जो सुपुत्र था खुद तो मर गए थे, उनका देहांत हो गया था बहुत जल्दी, तो उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट करा था। अब ब्रिटिशर्स उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे कई किंगडम्स के साथ हुआ था जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के लॉर्ड डलहौजी ने उसे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर कर लिया। तो ये भी एक था। और एक था आपका रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अब क्या होता था उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए हुए थे, वो रिलीजन चेंज कर रहे थे। तो पहले तो होता ये था कि अगर हिंदू है, हिंदी का बेटा क्रिश्चियन बन गया, तो वो फिर बाप की प्रॉपर्टी पे हक नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स जानबूझ के एक्ट लेके आए कि चेंज इन रिलीजन वुड नॉट डिबार चाइल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। मतलब वो अगर बच्चा अपना धर्म भी बदल लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, तब भी उसका बाप की प्रॉपर्टी पे हक है, उसके बाप की प्रॉपर्टी से हक कोई छीन नहीं सकता। राइट। फिर होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या होते हैं, पहली बात तो देखो यार रैम्पेंट करप्शन थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। हर जो आता प्राइवेट बिजनेस भी कर रहा था, जबकि वो कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, लोअर लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल। और इंडियन डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता था। नो वन टॉक्ड अबाउट इंडियन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया से ब्रिटेन जा रही है। ओके, सोशल रिलीजियस कॉजेस क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स सोचते थे हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे खास हैं, और कोई हमारे सामने नहीं टिक सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज था इस रिवॉल्ट का। एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी थी, वो सब कन्वर्ट करे जा रही थी, हमारे धर्म के बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें कह रही थी। उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो एक अच्छी चीज़ थी, एक ही अच्छी चीज़ से मैं कहूँगा ओनली गुड थिंग, लेकिन उसे भी इंटरफेरेंस है इन आपका धर्म में मतलब घुसना कहा गया, इंटरफेरेंस इन योर रिलीजन कहा गया, जिससे आपकी एबॉलिशन ऑफ सती हुई, सती की हुई आपकी, आपका सती एबॉलिश कर दिया उन्होंने, जो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन फिर भी लोगों ने बुरा माना। विडो री मैरिज जो कि एक अच्छी चीज़ थी, उसके भी बुरा माना। और वुमेन एजुकेशन भी एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसके भी लोगों ने बुरा माना। फिर मॉस्क और जो टेम्पल लैंड्स उनके ऊपर टैक्सेस लगाना, वो भी एक गलत चीज़ थी। ठीक है। और इमीडिएट कॉजेस क्या आता है, इमीडिएट कॉजेस आपका जर्नल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट।
डिक्रीड फ्यूचर इक्वेट्स टू सर्व एनीवेयर इवन बियॉन्ड द सीज। देखिए होता क्या था, पहले माना जाता था अगर कोई हिंदू या ब्राह्मण समुद्र पार कर लेता है तो वो अशुद्ध हो जाता। तो वही लोगों में डर था कि यार अगर हम कहीं पे भी हमारे को समुद्र से लेके जाएगा तो हमारा तो मतलब हम उस धर्म का रहेंगे नहीं, हमारे को क्या अपनाएगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा डर था उनके अंदर। ये क्या आता आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट डी, अगर उन्हें समुद्र के पार ले जाए। इन्फीरियर एमोलमेंट्स क्या था कि ज़्यादा पैसे मिलते थे ब्रिटिशर्स को एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। और ये कहा गया कि बोन डस्ट मिक्स करे जा रही है आपकी आटे में, व्हीट फ्लावर में आपकी बोन डस्ट मिक्स करे जा रही है। और सबसे बड़ा कारण था क्या आपका, रॉयल एनफील्ड का जो कार्ट्रिज था। पहले क्या होता था, आपको कार्ट्रिज को मुंह से तोड़ के लगाना पड़ता था, चलाना पड़ता था। जो रॉयल एनफील्ड का जो कार्ट्रिज है एनफील्ड राइफल का, वो बीफ और पोर्क फैट से बना हुआ था। अब देखिए बीफ हिंदूज में और पोर्क आपको मुस्लिम्स में बहुत मतलब माना जाता है कि बैन है। तो इस कारण वर्ष ये बहुत बड़ा रीजन बना कि जो कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल है वो आपका बीफ और पोर्क फैट से बना हुआ था। ओके, फिर आता है पहले के क्या इवेंट्स थे जिनके कारण ये इवेंट इतना एक कह सकते हैं कि एक सक्सेस बना था। कहते तो इसे फेलियर है, लेकिन ये फिर ऐसे क्यों सक्सेस बना। पहली बात, पहला अफगान का युद्ध हुआ था 1838 से लेकर 42 तक। आप देखना ब्रिटिशर्स इतने ऑक्यूपाइड थे कि उन्हें पता नहीं चला कब क्या हो गया। पंजाब का युद्ध हुआ आपका 1845 से लेकर 1849। फिर क्रेमियन वॉर हुआ आपका 1854 से लेकर 1856। और संतल का रिवेलियन हुआ आपका 1855 से लेकर 1857, जिससे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे और अचानक से रिवॉल्ट हुआ। अगर हम उस टाइम पे थोड़ी चतुराई दिखाते, हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी होती, तो आज शायद हम पहले 1857 में ही इंडिपेंडेंट हो जाते हो। इंसिडेंट्स क्या क्या थे देखते हैं। पहला इंसिडेंट था आपका मेरठ का इंसिडेंट। ये था आपका 19 बेरामपुर नेटिव इन्फेंट्री में, जब उन्होंने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया और म्यूटिनी होगी, मतलब सोल्जर्स ने बगावत कर दी फरवरी 1857 में। ठीक है, जिसे डिसॉल्व कर दिया गया, जिसे रोक दिया गया आपके मार्च 1857 में। 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक यंग सिपाही मंगल पांडे ने अपनी यूनिट के सार्जेंट पे फायर कर दी। ठीक है, और एट बैरकपुर, जिसके कारण उन्हें हैंग कर दिया गया और ये बिल्कुल आग की तरफ फैल गया। 7th अवध रेजिमेंट को भी अलग कर दिया गया क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि यहाँ पे भी हो सकता है। और मेरठ में तो आग की तरह फैलाई। 10 मई को उठाई आग की तरह एक ये रिवॉल्ट। देखिए होना था, कह रहे थे कि 31 मई को, लेकिन बहुत पहले हो गया, 21 दिन पहले। तो जिससे ये भी एक फेलियर की रीज़न माना जाता है कि इतना पहले क्या करने की ज़रूरत थी। ठीक है, 10 मई को उठाई है। इन्होंने सबसे पहले तो इनके जो साथी थे जिन्हें जेल में डाला गया था उसे छुड़वाया, ऑफिसर्स को मारा और दिल्ली के लिए रवाना हो गए सनसेट के बाद। ठीक है, क्योंकि कह रहे थे कि बहादुर शाह जफर जो कि मुगल थे वो लीड करें देश को अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। और दिल्ली बना आपका सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। दिल्ली बना आपका सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट। लीडर्स कौन कौन थे रिवॉल्ट के, ये हम पढ़ते हैं। पहले थे, देखिए दिल्ली में एक आपकी सिंबॉलिक लीडरशिप थी बहादुर शाह जफर की, जो कि ना कि एक आपका कह सकते हो कि मुगल तो थे कहने के, लेकिन असली जो कमान थी वो आपकी जनरल बख्त खान में थी, जो आपकी बहादुर शाह जफर के जनरल थे। कानपुर उठा नाना साहिब के अंदर टाटिया तोपे और आपके अजीमुल्ला खान के अंडर उठा। और सर हग व्हीलर ने, जो कि उस स्टेशन को कमांड कर रहे थे कि कानपुर के, उन्होंने सरेंडर कर दी। इतनी ताकत थी इनमें। नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करे, पेशवा मतलब मराठास के लिए पीएम। और बहादुर शाह को डिक्लेयर करा आपके एज एम्परर ऑफ इंडिया। उसके बाद बेगम हजरत महल ने लखनऊ की कमान संभाली और अपने बेटे ब्रजेश कादिर को बनाया वहाँ का नवाब। ठीक है, हेनरी लॉरेंस जो थे आपके ब्रिटिशर्स के एक जो रेजिडेंट थे, उन्हें मार दिया गया था। और जो यूरोपियन से बाकी, वो आपके सर कॉलिन कैम्बल के द्वारा इवैक्यूएट करते गए थे, जो आपके नए कमांडर इन चीफ थे। बरेली में खान बहादुर, बिहार में आपके कुंवर सिंह जो कि आपके जगदीशपुर के ज़मींदार थे। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद ने अपने वहाँ पे रिवॉल्ट की कमान संभाली अपने अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। रानी लक्ष्मीबाई जो कि वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर थे इस वर्ल्ड की, उन्होंने झांसी में पूरी कमान संभाली। क्योंकि एक तो पहली बात उसका एप्लीकेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया था, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौसी थे जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अपने एडॉप्टेड बेटे को थ्रोन पे बैठने के लिए। उसके बाद सप्रेशन कैसे होता है रिवॉल्ट का, देखिए सप्रेशन क्या होता है।
सितंबर 20 1857 को ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली। जॉन निकलसन जो कि लीडर होते हैं आपके सीज के, वो इंजरीज होती हैं उन्हें, फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर को आपके एक प्रिजनर की तरह ले लिया जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है पेंशन पे, जहाँ पे इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। रॉयल प्रिंसेस जो थे, बाकी जो बच्चे में इनके बेटे पोते वगैरह थे, उन्हें पब्लिकली शॉट कर दिया गया था पॉइंट ब्लैंक रेंज पे बाय लेफ्टिनेंट हडसन। और दिल्ली के फॉल के बाद सारे लोकल रिवॉल्ट सप्रेस हो गए, क्योंकि दिल्ली सेंटर था और सेंटर खत्म तो सब खत्म। सर कॉलिंग कैम्बल ने आपका कानपुर कैप्चर करा और आपका लखनऊ भी। बनारस में ये रिबेलियन आपके कर्नल नील द्वारा सप्रेस करा गया, बहुत ही फोर्स के साथ और बहुत ही फोर्सफुली करा गया। ठीक है, फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्यों हुआ, ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ ये देखते हैं। बहादुर शाह जफर वीक थे और बहुत बुढ़े हो गए थे और इसलिए रिवॉल्ट रीड नहीं कर पाए। टेरिटोरियल स्प्रेड बहुत कम था, क्योंकि आज यहाँ हो रहा है 10 दिन तक तो चल रहा है, वहाँ हो रहा है, लेकिन आज यहाँ खत्म हो गया, तो ऐसे स्प्रेड बहुत कम था। भारत का मोस्ट हिस्सा अनअफेक्टेड रहा इससे। बहुत सारे बड़े जो जमींदार थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प करी, वही होता है ना, छुरा खोप दिया अपनों ने। ठीक है, जब अपने सिक्के ही खोटे थे तो दूसरों में क्या दम था। ठीक है, एक कहावत है ना कि गैरों में क्या कहाँ दम था, हमें तो अपनों ही ने लूटा, ऐसे ही मान लीजिए आप। ठीक है, जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस है, जो आपके आज के टाइम पे भी आपके दी सूडो लिबरल्स हैं, वो इसके सोचते थे यार कितना बैकवर्ड ये रिवॉल्ट, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, या नो 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 वी वोंट फाइट द वॉर, ऐसे करके ये इनका एटीट्यूड था, जो एटीट्यूड लेके डूबा हमारे देश को 1857 में। 90 साल और हमारे को रहना पड़ा। अगर ये तभी बैकवर्ड लुकिंग ना करके कहते नहीं यार दिस इज फॉर द कंट्री, दिस इज समथिंग फॉर द कंट्री दैट वी मस्ट डू रादर देन जस्ट पोस्टिंग ऑन द फेसबुक एंड ऑल, तो फिर ये आपका बैकवर्ड लुकिंग ना होता और फिर आज हम आगे बढ़ गए होते हैं। इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा पूरी इक्विप्ड थे मटेरियली, इतना अच्छा मटेरियल नहीं था ब्रिटिश के पास, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स थे। रिवॉल्ट बहुत ही था पूरली ऑर्गेनाइज था और कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, ना कोऑर्डिनेशन था। वही मैंने कहा ना, आज यहाँ शुरू हो रहा 10 दिन बाद वहाँ शुरू होगा और तब तक यहाँ ख़त्म हो गया। रिवॉल्ट में क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल नहीं था और ये पूरी प्रिपेयर्ड था। मैंने कहा डेट आगे कर दी भाई, डेट क्यों आगे करी, 10 मई को क्यों स्टार्ट करा, थोड़ा रुक जाते हैं, है ना, तो यही बात थी। अब एक क्विक ग्लास देखते हैं कि क्विकली क्या क्या हुआ था। रिवॉल्ट आपका 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुआ। तो इन सम प्लेसेस फ्रैक्शनल क्लासेस आपके उससे भी पहले स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और ये एंड हुआ था आपका 20 जून 1858 को। 20 जून 1858 को पहले जो मार्टियर थे वो 1857 में तो थे आपके मंगल पांडे। इन्होंने ब्रिटिश सार्जन को 29 मार्च 1857 को अटैक करा था बैरकपुर में। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग की बाने क्या हमारे फर्स्ट वॉइसरॉय भी बने जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आ गया। जो कुछ लीडर्स थे रिबेलियन के वो कौन कौन थे आपके, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के, कुंवर सिंह बिहार, बहादुर शाह दिल्ली, नाना साहेब कानपुर, तात्या तोपे कानपुर और बेगम हजरत महल लखनऊ। ये पूछ सकते हैं पेपर में। रिवॉल्ट के कॉजेज क्या क्या थे ये भी हमारे को जानना है कि रिवॉल्ट के कॉजेज क्या क्या थे। ये तो पहले इंडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल की वजह से पहला ही रीजन। ये बिलीव करा जाता था कि जो कार्ट्रिज है वो आपके पेग और काउ फैट से बने हुए हैं, जो कि मुस्लिम्स और हिंदूज के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे रिस्पेक्टिवली। तीसरा रीजन, जो सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करा जाता था, बहुत ज़्यादा अजीब से ट्रीट करा जाता था उन्हें, इसलिए इसे सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। ये सोल्जर्स से कोई लिमिट नहीं रहा और बाद में ये स्प्रेड हुआ और उसने एक मैसिव फॉर्म की तरह अपने आप को स्प्रेड कर दिया हर जगह। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्या है। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्ट का कॉज था फेलियर का वो क्या था कि ये सारे हिंदुस्तान में फैल नहीं पाया। सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक मनी लेंडर्स, मर्चेंट, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स वो रिवॉल्ट के अगेंस्ट थे। जैसे यार ये तो आज के टाइम पे भी हर रिवॉल्ट के अगेंस्ट है, हर चीज़ में कमी निकाल रहे हैं। अगर आपने एक फैक्ट पढ़ा हो, मैं आपको बताता हूँ कि इनको क्यों ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जो करता है थोड़ा सोचना। इंडिया को 100 से 1 लाख केस आने में 64 डेज लगे, जो वर्ल्ड में सबसे स्लोएस्ट प्राइस है। सोचो कोविड-19 के 100 से 1 लाख केसेस आने में इंडिया को 64 दिन लगे हैं, जो कि
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है किसी को, तो कितनी अच्छी बात है, 64 दिन में ही हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, बाकी की कंट्रीज को 20 को 30, तो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है। तो देखो क्रिटिसाइज़ करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, आपको क्रिटिक्स बन के आपको कुछ भी ओपिनियन देना इज़ वेरी इजी। मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिक्स होने चाहिए, लेकिन आप रियलाइज़ करो कि हाँ, जब अच्छाई करनी है तब आपको अच्छाई भी करनी है, जो आपको सराहना है तो सराहना है, उस टाइम पे कोई नहीं बोलता। अगला, रिसोर्सेज जो थे ब्रिटिश के पास, मैंने बताया कि भाई उनके वेपन ज़्यादा मॉडर्न था, बारे नहीं थे। ये एक अनप्लान रिवॉल्ट था और इसमें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं थी, जिसमें मैंने बताया पहले होना था, बाद में होना था रिवॉल्ट, पहले शुरू कर दिया। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ब्रिटिशर्स के पास बेटर मीन ऑफ कम्युनिकेशन था, एक टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम थे, और वो अपने ट्रूप्स को मैन्यूवर कर सकता था अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। एक आपका यूनिवर्सल रिवॉल्ट नहीं था, आपके पास स्पॉडिक और आपका इनकन्सिस्टेंट था, मतलब अभी उठा अभी खत्म, अभी उठा अभी खत्म, अभी उठा अभी खत्म, ये था। ये आपके रीजन थे फॉर फेलियर, पहले भी बता चुका हूँ। इफेक्ट ऑफ रिवॉल्ट क्या कहते हैं, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, 1857 के बाद भाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपके क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन को कर दी गई, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि बहुत ही दुर्व्यवहार करा है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया ये। और क्वीन ने प्रोक्लेमेशन ली आपकी नवंबर 1, 1858 में। ठीक है, और ये प्रोक्लेमेशन हम क्या कहते हैं, आपकी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल भी कहते हैं। इस प्रोक्लेमेशन को हम आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल भी कहते हैं। इसके प्रोविजंस में क्या क्या आते हैं, इन डिस्क्लेम्ड एनी एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी, हम टेरिटरी एक्सटेंड नहीं करेंगे। रिलीजियस टॉलरेंस, उन्होंने कहा कि हम आके धर्म में टांग नहीं अड़ाएंगे। इंडियन प्रिंसेस जो थे उनके राइट्स को गारंटी करा। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट, भले वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, मतलब सबको एक जैसा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, से बोलने की बातें थी। गवर्नर जनरल को एक नया खिताब दिया गया आपके वॉइसरॉय का, लॉर्ड कैनिंग बने आपके एक पहले वॉइसरॉय। ठीक है, और ये ऐसे एक लौते थे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो गवर्नर जनरल भी बन पाए और आपका वॉइसरॉय भी बन पाए, एक लौते ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने आपकी नई गवर्नमेंट को प्रोक्लेम करा आपके नवंबर 1, 1858 में आपके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसके बाद इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई आपके सेकेंड हाफ ऑफ दी 19th सेंचुरी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला आते हैं आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कौन थे। 1857 के रिवॉल्ट के लीडर्स कौन कौन थे ये देखते हैं। बैरकपुर में था आपके मंगल पांडे, दिल्ली में थे आपके बहादुर शाह टू और आपके जनरल भगत खान, दिल्ली में थे आपके हकीम एहसानुल्लाह जो आपके बहादुर शाह जफर के चीफ एडवाइजर थे। लखनऊ में था आपके बेगम हजरत महल, गिरजिस कादिर जो कि इनके बेटे थे, और अहमदुल्ला जो कि नवाब शाह के क्या थे, एडवाइज़र थे, जो कि अवध के, और जो कि बेगम हजरत महल के वो क्या थे, शौहर थे, और गिरजिस कादिर के फादर थे। कानपुर में था आपके नाना साहेब राव साहेब, जो कि आपके नाना साहेब के वो थे भतीजे थे, जो भांजे कह सकते हैं आप। तांतिया तोपे थे, और अजीमुल्ला खान जो कि आपके नाना साहेब के एडवाइज़र थे। झांसी में था आपकी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार जगदीशपुर में था आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह, इलाहाबाद और बनारस में था आपके मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में थे आपके मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने इस रिवॉल्ट को आज जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश डिक्लेयर कर दिया कि हमारे को इंग्लिश नहीं चाहिए। फरुखाबाद में था आपके तुफजल हसन खान, बिजनौर में था आपके मोहम्मद खान, मुरादाबाद में था आपके अब्दुल अली खान, बरेली में था आपके खान बहादुर खान, मंदसौर में था आपके फिरोज शाह, ग्वालियर और कानपुर में था आपके तांतिया टोपे, असम में था आपके कंडपरेश्वर सिंह और मनी रमा दत्ता, ओडिशा में था आपके सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, कुल्लू में था आपके राजा प्रताप सिंह, राजस्थान में था आपके जयल दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, गोरखपुर में था आपके गजाधर सिंह, और मथुरा में था आपके सेवी सिंह और कदम सिंह। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो जो फैक्ट एंड फिगर्स थे इससे रिलेटेड। अब मैं सोच रहा हूँ आपको अब इतना लेक्चर बचा तो एक टॉपिक करवा ही दूँ, 2-3 मिनट का टॉपिक है। मैं आपको बुक्स लिखवा देता हूँ जो 1857 के क्रांति के ऊपर बुक्स लिखी मैं, सॉरी मैं उसके प्रिंटेड नोट्स लेके नहीं आया, मैं आपको बुक लिखवा देता हूँ, ये हैंड रिटन ले लीजिए आप। इसको हैंड रिटन ले लीजिए।
पहली जो बुक है वो है आपकी 1857, इसको लिखा था एस एन सेन ने। फिर आती है कौन सी आपकी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जिसे लिखा था आपके बी डी सरवाकर ने। फिर आता है आपका द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसे लिखा था आपके आरसी मजुमदार ने, आरसी मजुमदार। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो क्या है आपका, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा था आपका, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं जिन्हें हम आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, 1857 एस एन सैन ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी आपकी बी डी सरवाकर जी ने, ठीक है। और सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसने लिखी थी आपकी, आरसी मजुमदार ने। ओके, तो यही हम आपको ये लेक्चर रोकेंगे। हमने अब बहुत कुछ कर लिया, हमने वॉर की टाइमलाइन देख ली। देखो टाइमलाइन मैंने आपको उसमें भेज दी है ग्रुप पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो बाकी के नोट्स हैं आपको मैं विद टाइम देते रहूँगा ऐसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ खुद से इनके नोट्स बनाए छोटे छोटे, उससे पॉइंट्स हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। वरना आप PDF निकाल के रख लेंगे, वो चलो टाइमलाइन की मैंने दे दी। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कल के भी हम टॉपिक ऐसे लेके आएंगे। और 1857 के बाद देखेंगे, एड्स हम देख चुके हैं सारी, तो एड्स देखने का कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। और कल के जो टॉपिक्स हैं तो कुछ मैं डिसाइड करूँगा, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा, छोटे टॉपिक्स लाऊंगा क्रिस्प। हर एक जो आप हिस्ट्री के क्लास में, हिस्ट्री की क्लास से छोटी इसलिए रह रहा हूँ ताकि आपको ये पता चलते रहे कि एक तो 2 टॉपिक ही करवा रहा हूँ मैं पर क्लास, और आप पे स्ट्रेस ना है, बर्डन है, क्योंकि हिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। फिर बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़ा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। देखिए लाइव क्लास होती तो इसको मैं 1 घंटा खरीद देता, मैं इसको 1 घंटा खरीद देता, लेकिन अब मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ किसी कारणवश, तो फिर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वही एक ऐसा इन्वायरमेंट दो, मतलब ऐसी क्लास दो इंटरैक्टिव जिसमें आप पढ़ पाएँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल ही ना पढ़ पाएँ, मैं चाहता हूँ बिल्कुल पढ़ पाएँ अच्छे से। ओके, और कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द आपकी एक लाइव क्लास लिया जाए, ठीक है, कि मैं लाइव क्लास फिर से आपके साथ 6 to 7 आऊँ। कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं कुछ, ठीक है। चिंता उसकी मत करिए, बस साथ बनाए रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मैं बिल्कुल उसको टेकअप करूँगा। आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेक श्योर करना है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले बेस्ट एवर डिफेंस का कंटेंट। और अगर आप किसी भी अनअकैडमी की लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आप मेरे को 9555099217 पे कॉल व्हाट्सएप SMS करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल और ऐसे ही एक टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।